आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस हफ्ते देश में किस चीज पे ज्यादा बवाल हुआ? यूजीसी कानून या पूरब झा की वीडियो? क्योंकि कुछ मामलों में दोनों सेम है। सब मान रहे हैं कि इंटेंट अच्छा है, पर एग्जीक्यूशन से दिक्कत है। दोनों सच्चाई भी बताते हैं, पर सुनने से मिर्ची भी लग रही है। पहले जो सपोर्ट करते थे वही रिपोर्ट कर रहे हैं। एक साइड के अरिजीत पाजी रिटायर कर गए, वरना उनका एक गाना बड़ा स्विट बैठता है यहाँ पे। वो क्या लिरिक्स हैं? जो तेरे खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उन्हें तड़पाना। हेलो, दिस इज सार्थक एंड वेलकम टू न्यूज मिडवीक। आजकल भैया बिहारियों का बोलबाला है। एक बीजेपी का प्रेसिडेंट बन के बिग बॉस का बॉस बना और दूसरे ने वीडियो डाल के उसी बॉस को शो कॉज नोटिस भेज दिया। पूरब झा एक यूट्यूबर हैं जिनकी रीसेंट यूट्यूब वीडियो पर काफी कंट्रोवर्सी हुई। उन्होंने ये वीडियो डाल के सरकार को क्रिटिसाइज किया। दरअसल 3 इडियट्स मूवी अगर आपने देखी हो तो उसमें जो चतुर की स्पीच है उसकी एक पैरोडी है, और जैसे उन्होंने उसमें सटायर प्ले किया, सरकार पे सवाल उठाए। All is not well. All is hell. नहीं देखी हो तो जाके देख लो, वरना पिछले संडे शो के डिस्क्रिप्शन में हमने शेयर की थी। और बंदे ने एक ही वीडियो में इतने मुद्दों पे बात की, मतलब इश्यूज का मेन्यू कार्ड है पूरा। और फिर क्या, जैसे ब्रेकअप के बाद उनका फोन एंगेज आता है, ऐसी सरकार की आलोचना पे ट्रोल्स का आउटरीच आता है। एज एक्सपेक्टेड वही टारगेटिंग हुई कि ये तो एंटी नेशनल है, इसकी तो फंडिंग हो रही है, सपोर्टर फलाना ढिमकाना। पर चाहे तुम इसके सपोर्ट में हो, अगेंस्ट में हो, एक बात तो तुम भी मानोगे, जो पूरब ने किया वो बहुत रेयर है। आजकल आपको कोई क्रिएटर, कोई आर्टिस्ट, कोई एक्टर, कोई परफॉर्मर कहां दिखता है अपने प्लेटफॉर्म, अपनी ऑडियंस का इस्तेमाल करके पावर को क्वेश्चन करे। इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर जब भी कुछ ऐसा पब्लिक इशू होता है, सबसे पहले और सबसे ज्यादा बोलने वाले उस जगह के आर्टिस्ट ही होते हैं, उस जगह के सेलिब्रिटीज ही होते हैं। पर हमारे देश में सेलिब्रिटीज, आर्टिस्ट ओवर द टाइम गूंगे हो चुके हैं बिल्कुल, और ये धीरे धीरे बहुत नॉर्मलाइज हो गया है। पहले बहुत होता था, मतलब यूट्यूबर्स का तो कॉन्सेप्ट अभी आया है। पहले के टाइम पे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान, SRK, काजोल, इनफैक्ट हमारे न्यूज एंकर भी सरकार से सवाल किया करते थे। मैं नहीं मानता। एक टाइम था जब गुरुदेव श्री रविशंकर ने पेट्रोल प्राइस पे बात की थी। अमिताभ बच्चन, शिल्पा शेट्टी, अनुपम खेर ये रुपए की कीमत पे सवाल उठाया करते थे। ये सब 2014 के पहले के ट्वीट है, वीडियो पॉज करके पढ़ लो। आज के टाइम पे ऐसा ट्वीट ये कर दे, ऐसा तुम सोच भी नहीं सकते। आजकल के टाइम पे कोई ऋतिक रोशन किसी मूवी पे अपना पर्सनल ओपिनियन दे देना खुल के, तो इनकी क्रिटिसिज्म को खटाक से PR टीम फोन करके डिलीट करवा देती है और तारीफ वाले ट्वीट भी करवा देती है। तो इस कंट्रोवर्सी से कम जो मुझे समझ में आया वो इट्स नॉट हिज ब्रेवरी, इट्स अदर्स कावर्डाइज। तो इस वीडियो के ऊपर आप जरूर बोल सकते हो कि वाओ व्हाट अ क्रिएटर, फाइनली समवन इज रेजिंग अ वॉइस। पर सही सवाल इसकी बहादुरी का नहीं है, बाकी सबकी कायरता का है। अच्छा, मिड वीक अगर आप अपना काम करवाने बैंक गए हो तो मंडे को गए होगे बंद होगा क्योंकि रिपब्लिक डे, और अगर ट्यूसडे को गए हो तो भी बंद होगा। क्यों, क्या हुई? इन दोनों बैंक कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनको 5 दिन का वर्किंग वीक चाहिए। आजकल जो बैंक्स हैं प्राइवेट, सरकारी, वो 6 डेज वर्किंग करने लगे, मतलब ऑल्टरनेट सैटरडेज पे भी बैंक खुलते हैं। और बैंक कर्मचारियों का कहना है कि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर हो जाता है, और उसकी वजह से, क्योंकि फाइनेंशियल काम भी है, कल पैसों में हेर फेर हो गई तो हमारी गुद्दी पकड़ोगे, तो हमको थोड़ा रेस्ट चाहिए और 5 दिन वर्किंग चाहिए, और 5 डे वर्क वीक की डिमांड कर रहे हैं, जिसको लेके वो ट्यूसडे को स्ट्राइक पे थे। अच्छा, अगर संडे शो देखा हो तो तुम्हें इस लड़की की वीडियो याद है जो मंच से खड़े होके एक कम्युनिटी की साइड की बातें कर रही थी। आपके दीपू चंद्र राज को जिंदा जला रहे हैं, आप उनके 100 लोगों को खत्म करोगे तब जाकर शांति आएगी। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने बोला कि अरे तुम तो वन साइड बात कर रहे हो, ऐसे हम तुमको 10 वीडियोस दिखा देंगे जहां मुस्लिम साइड के कई लोग सारे हेट स्पीच दे रहे हैं। एंड आई एग्री विद देम, ऐसा होता है। पर मेरे दोस्त, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि उन केसेस में पकड़ा जाता है इंसान, पकड़ा नहीं जाता है तो उसके खिलाफ FIR होती है, बुलडोजर चल जाता है, या फिर कम से कम उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सामने वाली कम्युनिटी के रिलीजियस प्लेस पे जाके वहां पे सांप्रदायिकता फैलाने लगे। ये मोहतरमा फिर दिखी इस हफ्ते। आज ये हिंदू मंदिरों के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग, मजाक बनाया हुआ है तुम लोगों ने। हर जगह कलमा वलमा नहीं चलेगा तुम्हारा कलमा। यहाँ पर कहाँ पर गए वो सारे हिंदू तुम लोग? क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? यहाँ पर मुसलमानों के विधि विधान से पूजा पाठ हो रहे हैं। मुसलमानों की विधि विधान से पूजा पाठ? मैं मुसलमान आदमी देख के कंफ्यूज हो गया कि क्या कह रहे हो। हमारे यहाँ पूजा पाठ का विधि विधान है, हमसे 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ी जा रही, पूजा पाठ का विधि विधान भी आ गया। अब इस वीडियो पे अर्नब भाई ने एक शो किया और आगे बोले कुछ भी। आप हिंदू में सांप्रदायिक दंगा मत फैलाइए। किसका है? कौन है मुस्लिम? क्या कर रहे हो आप? मैं हिंदू क्यों दिया दंगा करवा रहे हो आप लोग? कहाँ से चल के आ जाते हो? दीदी का सारा ऑरा निकल गया एक बार में, जनरेशनल ऑरा डेट।
उस मंदिर में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने नोटिस किया कि जबरदस्ती यहाँ पे सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, मंदिर के अंदर मुसलमान की रीति रिवाज कुछ भी मतलब। बट इस व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई और वहीं उसको कॉल आउट किया कि क्या कर रहे हो तुम, कहीं से भी आ जाते हो कुछ भी। और इन लोगों को पॉइंट ब्लैंक ऐसे कॉल आउट करना जरूरी है, वरना ये जगह जगह जाके नफरत फैलाएंगे। बाय द वे, जो पिछले हफ्ते स्पीच दी थी उसके लिए कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी भी। पुलिस तो ये भी नहीं बोल रही कि हम तलाश में हैं, क्या बोलेंगे, वीडियो पे वीडियो वायरल हो रही है वहां तो खुलेआम, क्योंकि पड़ी नहीं है उनको छुपने की, उन्हें पता है एक्शन नहीं होगा, खुलेआम एक और वीडियो बनाई जा रही है। ऑन अ साइड नोट, ये दीदी की आवाज बहुत दीदी वाली नहीं है। What you want to finish me? ढिंचैक पूजा के लिए थोड़ी थोड़ी इज्जत बढ़ गई मेरी। मैं हूँ पापा की परी। एक और वीडियो वायरल होती है बाड़मेर की डीएम टीना डाबी की। नाउ टीना डाबी इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल फिगर। ये एक ऐसी ऑफिसर है जो पहले भी बहुत बार लाइमलाइट में आई हैं, पीआर इनका चलता ही रहता है। और हाल ही में रिपब्लिक डे के दिन इनकी एक वीडियो वायरल हुई जहां फ्लैग अनफर्लिंग के बाद, तुम खुद ही देख लो। जितना ये मुड़ी उतना रेंज तो सूर्य कुमार यादव का नहीं होता दोस्त। नॉर्मली ऐसा होता है यहाँ वहां देखती, कोई करेक्ट कर देता, दूर से वो ठीक हो जाती, कोई नोटिस नहीं करता। बट द वे शी टर्न्ड, और पीछे का जो आर्मी वाला ने कहा घूमो यहाँ से, ओ फिर घूम, ओह दैट वाज बैड। इसमें एक इंस्टाग्राम क्रिएटर है अमित किलोर, उन्होंने बहुत वीडियो बनाई और उनके कमेंट सेक्शन में आके लोगों ने उनको बहुत ट्रोल किया कि अरे वो गलती हो गई, उन्होंने माफी मांग लिया, आप उनको इतना क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो। एंड उन्होंने अपनी वीडियो में एक आर्ग्यूमेंट दिया टू विच आई एग्री कि भाई आप एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो, आप एक आईएएस ऑफिसर हो, आप एक ब्यूरोक्रेट हो, आपको जनता के पैसे से सरकार सालों लबासना में ट्रेनिंग देती है। ये आपके बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। दिस इज लाइक बस ड्राइवर को ये नहीं पता कि इंडिकेटर कैसे देना है। हमारे एक फ्लैग कोड होता है जिसकी रिस्पेक्ट अगर किसी आम इंसान ने नहीं की तो उस पर सजा हो सकती है। तो जब ऐसे ऐसे कानून एक आम व्यक्ति के लिए हैं तो आप एक रोल मॉडल हो। अगर ये सिंबॉलिक नेशनलिज्म आप नहीं कर पाओगे तो आप हम लोगों से क्यों एक्सपेक्ट करते हो फिर। मैडम इन हरी टू बिकम एन एमएलए, ये तो बन जाएगी। वो जो बीजेपी की पार्षद नहीं है दिल्ली वाली, वो चिल्लाती रहती है बात बात पे, हंसने की बात रही है, सीरियस बोल रही हो ये। सेम मॉडर्न वर्जन। अच्छा तुम्हें वो वाला वीडियो याद है जहां एक साइड से फ्लाईओवर आया था, दूसरे साइड से आया था, पर वो मैच नहीं हो पाए थे, तब बहुत बेइज्जती हुई थी यार कि ये कैसी इंजीनियरिंग है, इट कांट गेट वर्स देन दिस। तो इंजीनियर्स ने बोला होल्ड में तसला और एक ऐसा 4 लेन फ्लाईओवर बनाया है जो चलते चलते अचानक 2 लेन का हो जाता है। What? और 100 करोड़ लगे इसमें चलते। वाह मोदी जी वाह। अरे यार ये क्या बना दिया, स्पेस टेक्नोलॉजी रोड्स। जी मोदी है तो मुमकिन है। अबे ये वो है भाई, हट, ये तुमने वो गेम खेला है बचपन में, रोड रैश। चलता है चलते चलते रोड बदल, खड्डा आ जाता है, चलते चलते रोड बदल जाती है। सेम रियल लाइफ वर्जन ऑफ रोड रैश। 28 तारीख को महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट पर एक चार्टर्ड प्लेन लैंडिंग के दौरान क्रैश कर गया, जिसमें सवार थे महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार, उनके साथ उनका सिक्योरिटी स्टाफ और अन्य क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। अनफॉर्चुनेटली क्रैश में कोई भी नहीं बच पाया। दरअसल ये प्लेन 28 तारीख की सुबह सुबह मुंबई से बारामती जा रहा था और लगभग सुबह 8:45 बजे इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त क्रैश कर गया। अब अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से हैं तो अजीत पवार वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉलिटिशियन, सीपी के लीडर हैं, पर चाहे एनसीपी हो, शिवसेना हो या बीजेपी हो, सब में बहुत माने जाते थे। इनफैक्ट महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि कहा जाता था कि भाई कितनी भी सरकारें बदलें, सीएम कोई भी बने, डेप्यूटी सीएम तो अजीत भाऊ ही बनेंगे। इस हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन का राज्य शोक भी घोषित कर दिया है। पर शायद इससे भी चौंकाने वाली खबर, व्हेन आउट ऑफ नोवेयर अरिजीत सिंह आगे बोलते हैं कि वो अब प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले रहे हैं। नहीं माँ ये सच नहीं है। ब्रो लिटरली सेड अच्छा चलता हूं, प्लेलिस्ट में याद रखना। अब ये फैसला अचानक आया जरूर, पर अचानक लिया नहीं गया। काफी टाइम से अरिजीत सिंह ट्वीट कर रहे थे, बता रहे थे दैट ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री। खासकर बॉलीवुड में आजकल जैसे गाने चलते हैं, जैसे कमर्शलाइज्ड गाने बनते हैं, क्रिएटिविटी थोड़ी उनको कम लग रही थी। और आजकल रील के ज़माने में जब हर चीज़ इतनी क्राफ्टेड होती है, लोग अपना म्यूजिक टेस्ट खुद नहीं बनाते बल्कि एल्गोरिदम डिसाइड करता है, तो वो अपने थोड़े से इंडी म्यूजिक पे फोकस करने के लिए, सफायर जैसे और ऐसे क्रिएटिव ट्रैक्स निकालने के लिए वो थोड़ा मेन स्ट्रीम से बाहर आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि उनके गाने और नहीं आएंगे, बट ये जो बॉलीवुड के गाने आते हैं ना, इसके जरिया तेरा इश्क, उस सबसे ही इज ग्रोन पास्ट, विच आई थिंक इज गुड। मेन स्टोरी दिस वीक इज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि जो यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई हैं। रुक तो जा, पहले खत्म हो जाने दिया कर, बीच में से आ जाता है।
सॉरी दोस्तों। द मेन स्टोरी इज यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो नई गाइडलाइंस आई हैं। ये गाइडलाइंस आए HEI यानी कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको कम करने के लिए, उसके खिलाफ। और जब से ये गाइडलाइंस आई हैं खूब कलेश हो गया है, खूब पॉलिटिक्स हो गई है। वो इंस्टाग्राम क्रिएटर बस एक दूसरे की गुद्दी पकड़ के मुक्का नहीं मार रहे हैं एक दूसरे में, बस बाकी सब कुछ कहा सुना जा चुका है। यूजीसी ने यूजीसी 2026 के नए नियमों को लेकर सवाल उठाए। चलो सबने सब कुछ बोल दिया। ये है नोटिफिकेशन, कुल मिला के 14 पेजेस का है, 7 हिंदी 7 इंग्लिश। चलो अपन साथ में पढ़ के दूध का दूध और डिस्क्रिमिनेशन का डिस्क्रिमिनेशन कर लेते हैं। विनयम 2026 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और यद्यपि विश्वविद्यालय इंग्लिश का ही पढ़ लेते हैं, बस हवा निकल गई। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक चीज जिसको लेके पक्ष और विपक्ष दोनों राजी हैं वो ये कि इसका इंटेंट अच्छा है। डिस्क्रिमिनेशन स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाति, धर्म, कलर के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये सब मानते हैं और उसी को लेके आया है। तो इसका इंटेंट ऑब्जेक्टिव अच्छा है, इंप्लीमेंटेशन को लेके डिबेट है। अब क्योंकि मेरा सरनेम गोस्वामी है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, तो पहले ही बता दूं कि भाई मैं मानता हूं कि डिस्क्रिमिनेशन गलत है और होता है। कभी टाइम मिले तो रोहित वेमुला का केस पढ़ लेना। कई वर्गों समुदाय के खिलाफ जातिगत आधार पर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में भेदभाव होता है और कुछ कुछ जगह तो इतना कॉमन होता है जिसको ये डिस्क्रिमिनेशन बोल रहे हैं वो निकनेम रखते हैं। तो एक आलू इधर आओ, इडली को बुला, चारों मिलके बनिए की गाड़ी में घूमने चलेंगे। और ये सिर्फ कॉलेज कैंपस के अंदर नहीं, बाहर भी होता है। जातिगत आधार पर कैंपस के अंदर समानता नहीं मिलती और कैंपस के बाहर फ्लैट नहीं मिलते। मुस्लिम बच्चे बोल रहे हैं हमारी भी बात हो रही है। पहला तो अध्याय है डेफिनेशन, जिसमें बेसिकली बता रहे हैं कि जब हम टर्म यूज करेंगे इसका क्या क्या मतलब है। एक्ट जब बोलें तो यूजीसी एक्ट समझ लेना, ठीक है। हम फैकल्टी मेंबर्स बोल रहे तो टीचर्स समझ लेना, और जब हम इक्विटी बोलें तो इक्वालिटी। शार्क टैंक की बात नहीं हो रही। And in this exact section is the most controversial part of the entire controversy. Clause 3 का C part बोलता है caste based discrimination means discrimination only on the base of caste or tribe against members of the scheduled caste, scheduled tribes and other backward class. अब देखो यूजुअली कभी भी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कानून आते थे वो SC/ST के लिए आते थे। इनफैक्ट एक कानून भी SC/ST एक्ट, इस बार इसमें OBC भी इंक्लूड कर दिया गया है। अब बच्चे कौन से? सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चे। अब यही सबसे बड़ा इसका विरोध है, जहां पे लोग बोल रहे हैं कि भाई एक बात बताओ कि क्या डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ जनरल कैटेगरी के ही बच्चे करते हैं? और क्या जनरल कैटेगरी के बच्चों के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता? क्या उनको सुदामा कोटा नहीं बोला जाता? कोई जो बाहुबल होता है सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चे थोड़ी दिखाते हैं, जो आपने कई लोगों को बोलते भी सुन लिया होगा कि इसमें इनेटली मान लिया गया है कि जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है वही डिस्क्रिमिनेशन करेगा, जबकि डिस्क्रिमिनेशन जनरल वालों के साथ भी होता है एंड विद इन कास्ट भी होता है। SC/ST OBC सब लोग अपने से नीचे वाली जात ढूंढ लेते हैं। इसके बाद दूसरा क्लॉज है ड्यूटी टू प्रमोट इक्विटी, जहां यूजीसी बोलता है कॉलेजेस को कि भैया आपको डिस्क्रिमिनेशन हटाना है, आपको इक्विटी प्रमोट करनी है, कि आपको मेजर्स लेने हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देना है, इंटरेस्ट सेफगार्ड करना है और अटेंडेंस के नाम पे वसूली नहीं करनी है। अच्छा वो मुद्दे पे बात नहीं हो रही क्या? उसके बाद अगले क्लॉज में बोलते हैं कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाएंगे। एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा जिसके अंदर काम करेगी एक इक्विटी कमिटी, जिसका एक एग्जीक्यूटिव काउंसलर होगा। अभी तक सब बढ़िया चल रहा है, कोई बात नहीं है। और ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा उसके फॉलोइंग फंक्शंस होंगे कि उन्हें इक्विटी इंश्योर करनी है, प्रमोट करनी है, एफर्ट्स लाने हैं सेंसिटाइज करने के लिए स्टेक होल्डर्स को, है ना, इंडिविजुअल्स को हेल्प करनी है, जो एग्रीवेटेड पर्सन है उसको प्रोटेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन देनी है, कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना है, एक ऑनलाइन पोर्टल मेंटेन करना है। टू डू दिस टू डू दैट, भाई 5 मार्क्स का क्वेश्चन 50 मार्क्स का आंसर। पर फिर आता है अगला क्लॉज 11 विच इज अनदर कंट्रोवर्शियल पॉइंट विच सेज दैट एवरी HEI और कॉलेज शैल आल्सो constitute a smaller body to be known as the equity squads। एक equity squad बनेंगे जो कैंपस में विजिलेशन करेंगे और जो देखेंगे कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा। यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम है, equity squads बनेंगे मतलब है सुनो तुम चारों आओ, देखो जाके कहाँ पे कोई परेशान तो नहीं कर रहा किसी को, जाओ कोई लो समोसा खा लेना आगे रास्ते में। उसके बाद एक equity हेल्पलाइन होगी, एक equity एम्बेसडर भी बनाया जाएगा। ये एक सेकेंड, CR तो बनता नहीं है इनसे, ये लोग equity एम्बेसडर बनाएंगे। आई लाइक हाउ इस बिल में कॉलेजेस के मैनेजमेंट को कितना केपेबल समझा गया है कि अरे ये भी कर लो, ये भी कर लो। अबे कितनी पॉजिटिविटी है। कोई नहीं बोल रहा कि इतनी सारी चीजें करने को दे दिया, करेंगे कितनी ये लोग? कमेटी बनाएंगे ये लोग, स्टाफ रूम में इनके टीचर नहीं मिलते, करें अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा, ऑडिटोरियम संभलता नहीं है उनसे, फिर हेल्पलाइन भी बनाएंगे। चलो ठीक है, हो जाएगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। फिर अगला टाइम आता है मेजर्स, जिसमें लिखा है द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन शेल कन्वीन एंड एड्रेस अ मीटिंग ऑफ वेरियस फंक्शनरी। एक तो
इन लोग की मीटिंग पढ़ाई लिखाई नहीं करवाओ, बस मीटिंग। लाल हुआ आप मिट्टी। फिर आता है पॉइंट 8 जो कहता है कि अगर किसी बच्चे को लगे कि भाई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और हम नहीं चाहते कि हमारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जाए, तो उसकी आइडेंटिटी प्राइवेट भी रखी जा सकती है। मेन पॉइंट, और यही सबसे ज्यादा बातें होनी है। कंप्लेन हुई, इक्विटी कमेटी को 24 घंटे के अंदर कोई अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है और फिर 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट को हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को सबमिट करना है। और जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो 7 दिन के अंदर कोई ना कोई एक्शन लेगा, मतलब पूरा का पूरा ढांचा बना हुआ है। और फिर जिसके खिलाफ कंप्लेन हुई, उसे लगे कि गलत कंप्लेन हुई है, तो 30 दिन के अंदर वो भी अपील कर सकता है एक ओम बट्स पर्सन पर। ओम बट्स पर्सन, क्या नाम, क्लासिक वर्ड, बट। और फिर हर साल स्पेसिफिकली एंड ऑफ जनवरी को जो अपॉर्चुनिटी सेंटर है उसको यूजीसी को एक रिपोर्ट सबमिट करनी है कि भैया हमने ये काम किया, ऐसा किया। और अगर कोई नहीं कर पाता है, एक्शन नहीं ले पाता है, तो फिर यूजीसी उस कॉलेज को डिबार कर सकता है, लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, फलाना ढिमकाना। समझ गए? चलो जब समझ लिया है, इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। बट यहां पे ना एक दो चीज पे पहले हमको अग्री करना पड़ेगा। अग्री नहीं भी करें तो भी चलता है, बट कर लेते हैं। भेदभाव कॉलेजेस में होता है, कास्ट, रिलीजन, रेस, इन सब के बेसिस पे होता है। एक्सट्रीम होता है, कई बच्चे उसके चक्कर में अपनी जान भी ले लेते हैं। हाँ, जो SC ST कम्युनिटी से आते हैं उनके खिलाफ ज्यादा होता है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चे करते हैं, आपस में भी होता है। और ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी के बच्चों के खिलाफ नहीं होता। तो डिस्क्रिमिनेशन का जो ओनस है वो एक कैटेगरी पर डालना थोड़ा गलत है, और यही प्रॉब्लम है डेफिनेशन के क्लॉज C में, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल कैटेगरी पर डाल देता है। फिर आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी का क्लॉज 11, ये इक्विटी स्क्वाड्स। देखो मेरे हिसाब से पूरा जो नोटिफिकेशन है बहुत फुल प्रूफ है, पर मुझे लगता है परफेक्ट नहीं है। इसमें लूप होल है, लाइक दिस पॉइंट। एक सेंटर होगा, सेंटर के अंदर कम्युनिटी होगी, कम्युनिटी के अंदर मैनेजर होगा। ये आपने सब कुछ अगर ऑर्गेनाइज कर दिया है, तो ये स्क्वाड का क्या जरूरत है? क्योंकि स्क्वाड में किसको रिक्रूट किया जाएगा, वो किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं, उनके अपने मोटिव होंगे, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। फिर अगेन, जब हर चीज इतनी परफेक्ट है, तो जो पॉइंट है कि विक्टिम की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट की जानी चाहिए, तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन का आरोप भी लगा देगा, वो बोल देगा हमारी आइडेंटिटी नहीं बताओ। तो इसमें भी लूप होल यही है कि किसी को गलत एडवांटेज उठाना है तो आरोप भी लगा देगा, अपनी आइडेंटिटी भी छुपा लेगा, और जो जिस पे लगा है आरोप उसके पास कोई रिकॉर्स नहीं रहेगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम बता रहा हूं। अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो विक्टिम को खुल के सपोर्ट करो। वो कहते हैं ना कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो खड़े हो तो चौड़ में खड़े रहो, गलत सामने वाला है ना, आप थोड़ी। अब इससे पहले सॉल्यूशन की बात करें, प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। जब भी कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट, ब्लैंकेट लॉज दिए जाते हैं, वो किसी का काम नहीं आता। प्रॉब्लम है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, बट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक तरफा नहीं हो सकता। यही प्रॉब्लम आती है जब बात होती है डाउरी केसेस की, जब सेक्शन 498A की बात आती है कि विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में आपने एक कम्युनिटी को पूरी ही तरीके से शैकल करके रख दिया। स्केल इंबैलेंस है तो उसे बैलेंस करने का तरीका दोबारा इंबैलेंस करना नहीं होता। पर्सनली मेरे हिसाब से द नोटिफिकेशन शुड स्टे। 3 इसमें चेंजेस हो सकते हैं। एक तो इक्विटी स्क्वाड्स का क्लॉज हटाया जा सकता है। दूसरा, सिस्टम बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, सबके पास अपने रिकोर्स के ऑप्शन है, तो फिर ये आइडेंटिटी छुपाने वाला एक लूप होल हो सकता है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। फिर तीसरा ये कि डिस्क्रिमिनेशन पे फोकस किया जाए, ना सिर्फ जनरल कैटेगरी को हटाने का, बट अगेन वहां शायद हम अग्री ना करें, अगले पॉइंट पर कर सकते हैं। हर बार कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो चीजों का फायदा उठा के बच जाते हैं। कई लॉज बनाए जाते हैं विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनका फायदा उठा के चले जाते हैं और सफर फिर विक्टिम ही करते हैं। एक फॉल्स केस 100 जेन्युइन केस की क्रेडिबिलिटी खा जाता है। तो सब कुछ ऐसे ही रखो, सारे प्रोसीजर ऐसे ही रखो, पर एक क्लॉज और डालो कि अगर कोई फॉल्स केस साबित हो जाता है कि कोई झूठा आरोप लगाता है भेदभाव का, तो उसको पनिश करो, उसकी डिग्री कैंसिल करो। जितना डर भेदभाव का होना चाहिए, उतना ही डर भेदभाव के झूठे आरोप का भी होना चाहिए। मेरे हिसाब से वही इक्वालिटी है, या सॉरी इक्विटी है। अगर आप इससे अग्री करते हो तो लाइक करना, डिसएग्री करते हो तो आपका क्या सोचना है वो कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे दोनों केसेस में एंगेजमेंट मिलना चाहिए। अच्छा, नहीं करोगे लाइक? क्योंकि मैं छोटा क्रिएटर हूं ना, अंडररेटेड समझते हो ना, तो मुझे ये भी डिस्क्रिमिनेशन, ये भी भेदभाव ही है। बस इसके खिलाफ यूट्यूब कोई कानून नहीं बनाता।